हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपकी लाली मैडम मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत करती है, वो भी सुर के साथ, ताल के साथ और लय के साथ। आइए मिलकर पाठ पढ़ेंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड का अंतिम चैप्टर, कौन सा? संगतकार, लिखा है मंगलेश डबराल जी ने। और आज आप इस वीडियो के दौरान इस कविता का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से बैठिएगा, मजे के साथ, एंजॉय के साथ। हम करेंगे आज कुछ गपशप, अर्थात कुछ गाएंगे, कुछ बजाएंगे, कुछ जानेंगे कि किस तरह से संगीत सबको क्यों अच्छा लगता है। कितना भी कोई दुखी हो, कितना भी कोई उदास हो, यदि संगीत और रिदम कुछ आ जाए, कानों में सुनाई, तो हम अपने आप मन ही मन झूमने लगते हैं। ये आइए झूमते हैं, साथ साथ में गाते हैं कुछ नए नए गाने, कुछ पुराने गीत, और साथ ही साथ जानते हैं कि संगीत में और जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें क्या जो सपोर्टिव कलाकार रहते हैं या सहयोगी रहते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है। जो अपनी भूमिका को बखूबी निभाते हैं तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य रहता है, वो भी जानेंगे। मंगलेश डबराल जी ने संगतकार कविता के माध्यम से बहुत सारे नैतिक मूल्यों को, अर्थात मोरल वैल्यूज को भी यहाँ पर शामिल किया है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में आपका एक बार फिर से स्वागत। सबसे पहले हम कवि मंगलेश डबराल जी के जीवन परिचय पर चलेंगे, उसके बाद हम कविता पर आएंगे। आइए चलते हैं जीवन परिचय पर। कवि मंगलेश डबराल जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अनुभवी चेहरा, और कहते हैं ना कि जो लेखक या कवि होते हैं वो उनका मन बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, क्योंकि जो वो सोचते हैं, जो वो अनुभव करते हैं, अपनी कलम के माध्यम से उसी को कागज पर उकेर देते हैं। आइए, मंगलेश डबराल जी का जन्म कब हुआ था? 16 मई सन 1948, है ना, से 9 दिसंबर सन 2020। समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है मंगलेश डबराल। इनका जन्म 16 मई सन 1948 को टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ था। इनकी दीक्षा शिक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल मध्य प्रदेश कला परिषद, भारत भवन से प्रकाशित साहित्यिक त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक रहे। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता में साहित्य संपादन का पद भी संभाला। साथ ही साथ कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद वह नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। कोरोना से संक्रमित होने के कारण 9 दिसंबर सन 2020 को वसुंधरा गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। 5 काव्य संग्रह: पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। इसके अतिरिक्त इनके 2 गद्य संग्रह भी, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन के साथ ही एक यात्रा वृत्त, एक बार अयोबा भी प्रकाशित हो चुके हैं। अर्थात न केवल ये कवि बल्कि कुशल गद्यकार, है ना, यात्रा वृत्तांत भी लिखते थे। इस तरह से ये मंगलेश डबराल जी की जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, संगतकार, उसमें अपने आप को पहले तो आप एकदम ऐसे मूड में कर लीजिए बेहतरीन कि आज तो कुछ मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ मैं आपसे आपके पसंदीदा गानों के बारे में पूछूंगी कि आपको किस तरह का संगीत पसंद है। क्या आपको लाउड म्यूज़िक पसंद है या एकदम सॉफ्ट म्यूज़िक? ठीक है बेटा, तो देखते हैं। हमने पढ़ लिया है मंगलेश डबराल जी का। अब हम पढ़ते हैं कविता। कौन सी? संगतकार। अब यहाँ एक और बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि संगतकार कविता में न केवल संगीत की ही बात की गई है, बल्कि संगीत के अलावा जितने भी क्षेत्र होते हैं, क्या क्या क्षेत्र होते हैं? कार्य क्षेत्र, बिल्कुल, राजनीति, फिल्म जगत, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपने कार्यों को करते हैं। तो हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को सहयोगियों की आवश्यकता होती ही है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र। तो इस कविता में यही बताने का प्रयास किया है कवि मंगलेश डबराल जी ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं संगीत की सभा बैठी हुई है, मुख्य गायक सामने है। कोई भी, जैसे राजनीति की बात करें तो एक लीडर या नेता सामने रहते हैं, बाकी सब पीछे। इसी तरह यदि हम फिल्मी जगत की बात करें तो मुख्य जो हीरो या नायक रहता है वो सामने रहता है,
उसी की चर्चा होती है कि अरे वाह क्या मूवी थी, अमिताभ बच्चन जी देश की सबसे बड़ी आवाज़। हाँ, ऋतिक रोशन की एक्टिंग भी क्या बात है, बहुत। संजय बाबा तो कमाल कर देते हैं। मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ और कितने लोगों का उसमें सहयोग होता है उनकी चर्चा तक नहीं की जाती। ठीक है, ना की जाए, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अवश्य होना चाहिए। कृतज्ञता का भाव समझते हैं बेटा, आभार व्यक्त करने का, उपकार मानने का। यहां पर आप देखिए इतने सारे लोग हैं, लेकिन ये जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं वो मुख्य गायक हैं। तो बात जब भी सफल कार्यक्रम होता है ना तो कहते हैं बहुत अच्छा गाया। लता जी की बात करिए आप, आशा भोसले जी की बात करिए, है ना, जिसकी भी हम बात करें तो लता जी ने कितना अच्छा गाया, जबकि संगीत, कैमरा, ये वो कितने सारे सहयोगियों का हाथ रहता है। यहां पर कवि ने वही बताने का प्रयास किया है कि ना केवल एक व्यक्ति ही सफलता के लिए जिम्मेदार होता है, या सफलता प्राप्त करने के मतलब जो उद्देश्य है, या जो व्यक्ति सफल हो गया वो ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने बलबूते पर सब किया है। बहुत सारे घर से शुरू हो जाइए ना, स्कूल आप जाते हैं, उठा दिया अलार्म ने, लंच कौन बनाता है? मम्मी। कौन कहता है बेटा जल्दी कर बैग बस आ जाएगी? मम्मी। यदि मम्मी हमारे पीछे नहीं होंगी तो हम बिस्तर में ही पड़े रहेंगे। ठीक उसी तरह से स्कूल में पहुंच गए हम, इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है, हम बहुत अच्छे वक्ता हैं, यस हम बिल्कुल डिबेट में फर्स्ट आ जाएंगे क्योंकि हम बोलते बहुत अच्छा हैं। लेकिन जब तक हमें हमारे टीचर्स नहीं कहेंगे कि बेटा ऐसे करना है, ऑल द बेस्ट, आप हमारे गर्व हो, मान सम्मान को बनाए रखना, हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मकता उत्पन्न होती है और हम अच्छा कर देते हैं। नाम होता है हमारा कि अरे उनकी स्कूल के बच्चे ने तो गजब कर दिया। क्या नाम था उस बच्चे का? रोहित, राहुल, ऋतिक, कुछ भी, ठीक है, तो उस बच्चे का नाम हो गया। जबकि उनके पीछे मम्मी से लेकर टीचर, स्कूल सबका सही हो गया, उनके फ्रेंड्स का भी, कि भाई तू तो कर लेगा, बिल्कुल मत डरना, तू बोलता है ना तो मजा आ जाता है, अच्छे अच्छे पानी भरेंगे तेरे आगे। इस तरह हमारी मित्र मंडली भी हमारा साथ देती है, लेकिन नाम किसका होता है? हमारा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को सहयोगियों की आवश्यकता होती ही है। बिना सहयोगियों के हम कुछ नहीं। बिल्कुल, सिर से लेकर पांव तक, कंघी से लेकर शूज तक डिपेंडेंट है नाम दूसरे पर। कंघी हमने नहीं बनाई है, जूते हमने नहीं बनाए हैं, सब कहीं ना कहीं से जो हम पहने हैं, ओढ़े हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं से आया है, तब जाकर हम एक कंप्लीट अपने आप को तैयार कर पाए हैं। तो हर एक व्यक्ति के लिए हमारे मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। ये नहीं कि कोई सॉरी जो झाड़ू लगा रहे हैं या उनसे हम कहेंगे अरे इनको क्या, ये तो ऐसे छोटे लोग हैं। नो, हर एक व्यक्ति का दिल से सम्मान करना है, नमस्कार करना है, हाथ जोड़कर सम्मान देना है, थैंक यू कहना है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह से मानव मूल्यों के अपने अंदर रखिए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार? मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में क्या हो जाता है, उलझ जाता है, तो क्या होता है। यहाँ पर संगीत के माध्यम से कवि ने हमको समझाने का प्रयास किया है जीवन के हर एक क्षेत्र के बारे में, कि जिस तरह से संगीत में संगतकार, सहयोगी, आप देखिए ये गा रही हैं, इनके पीछे बजाने वाले भी हैं, कोई ढोलक बजाने वाला है, कोई मंजीरा बजाने वाला है, कोई मटका बजाने वाला है, कोई सितार, तार आदि बजाने वाला है। ठीक है, कितने सारे सहयोगी हैं। तो संगीत के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में होता है यही। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई। क्यों कहा कांपती हुई? क्या उनको गाना नहीं आता? आता है। कांपती हुई क्यों कहा? क्योंकि जो सहयोगी रहते हैं, कोरस म्यूजिक आता ना बीच में से, उनको अपना बस उतना ही कहना है, और जो मेन या मुख्य गायक है उसका वर्चस्व बना के रखना है, उसका धाक जमा के रखना है ऑडियंस के सामने, दर्शकों के सामने उसकी वाहवाही हो। इसलिए वो अपने आप को पीछे रखते हैं, अपने सुर को नीचे रखते हैं, ताकि जो मुख्य गायक है वो सबको सब उसको सुन सके और उसकी तारीफें कर सके, उसकी प्रशंसा हो, उसकी सत्ता जमी रहे। इसलिए लिखा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई। आवाज सुंदर है,
कमजोर मतलब वो खुद को पीछे रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो तेज नहीं गा सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हमारी हद कहां तक है। ठीक है, क्या वह मुख्य गायक का कोई छोटा भाई है या उसका शिष्य? क्यों उसका साथ दे रहा है भाई? इतने अच्छे से अपने आप को पीछे रखकर मुख्य गायक का साथ क्यों दे रहा है? क्या उसका छोटा भाई है या शिष्य है या दूर से चलकर आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार? नहीं है कोई भी, फिर भी उसका साथ दे रहा है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, और ना केवल ये आज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल आज ही संगतकार या सहयोगी उत्पन्न हो गए हैं, पहले कोई किसी की सहायता ही नहीं करता था। युगों युगों से चली आ रही है ये कहानी, एक दूसरे की सहायता करने की, एक दूसरे का सहयोग करने की, और एक दूसरे का सहयोग करके ही कहां से कहां पहुंच गए हम, जमीन से आकाश तक, है ना। सारी बातें होती हैं एक दूसरे के सहयोग से। कहते हैं ना, जब तक खुली है 5 उंगलियां अलग हैं, लेकिन जब बंद हो जाती तो मुट्ठी में बड़ी ताकत रहती है। यही एकता का परिचायक है, एकता का सूत्र है। ठीक है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। सरगम से याद आया मुझे कि सरगम किसे कहते हैं। संगीत में कितने स्वर होते हैं, थोड़ा सा इसको भी सुन लीजिए। आज संगीत की बात हो रही है, ठीक है। 7 स्वर होते हैं, कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा आरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा अवरोह। एक मैं बताना चाहूंगी, स्कूल टाइम में हमारे म्यूजिक टीचर ने सिखाया था। सा गा मा गा रे सा नी रे गा रे सा नी, सा गा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी सा सा रे सा नी सा रे गा रे गा मा गा रे गा मा पा पा धा पा मा गा मा गा रे गा मा गा रे सा नी रे सा नी धा पा मा गा पा धा नी सा नी धा पा मा गा मा रे सा नी सा मा गा रे सा नी सा। इसी पर गीत भी है। आओ 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 गुन गुन गाओ गाओ गाओ, छम छम नाचो नाचो, छम 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 गुन 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 गाओ रे। तो ये सरगम, ये संगीत ऐसा जादू बिखेर देता है ना कि अपने आप हमारा मन प्रसन्नचित हो जाता है। कहीं म्यूजिक सुनाई दे जाता है तो हमारे कदम अपने आप चलने लगते हैं ना। जिनको डांस करना नहीं आता वो भी थिरकने लगते हैं। ऐसा होता है, संगीत इतना जादूमय होता है। तो जब कोई मुख्य गायक सप्तक और बता दूं, 7 सुरों से मिलता है सप्तक, ठीक है। और तार सप्तक, मध्य सप्तक, मंद सप्तक। तार सप्तक मीन्स हाई पिच, मध्य सप्तक में बीच का साउंड, और मंद में सबसे लोएस्ट। तो जब तार सप्तक में जो मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, मान लो हम बहुत देर तक बोलें या हम तेज आवाज में गाएंगे तो गला बैठेगा। कुछ सीमा है, उसकी भी हद है, लिमिट है ना। तो यहां पर अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। जब तार सप्तक में सुर खोने लगते हैं मुख्य गायक के, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब जो सहयोगी रहते हैं, जो उसके साथ वाले रहते हैं, वो उसको संभाले रहते हैं और अपने सुर को इस चतुराई से मुख्य गायक की आवाज में मिला देते हैं कि हम ऑडियंस को या दर्शकों को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, और मुख्य गायक की अपनी सत्ता, अपना वर्चस्व बना रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। साथ ही साथ वो अपने सुरों के माध्यम से, अपनी दृष्टि से, अपने संकेत से बता देता है मुख्य गायक को कि चिंता ना करें बॉस, हम हैं, मैं हूं ना, चिंता मत करिए, ठीक है। और साथ ही साथ वो ये भी कह देता है यदि सुर टूट रहा है या सुर भटक रहा है, मैं अपनी बता दूं, कभी कभी मुझे खांसी आ जाती है, सॉरी बोलते बोलते, ठीक है। तो इस तरह से कभी गायन में भी ऐसा होता है, तो वो जो संगतकार रहता है वो उसको ये विश्वास दिलाता है कि आप चिंता ना करो, हम हैं। और साथ ही साथ वो ये भी याद दिलाता है कि कोई बात नहीं, याद करिए अपने बचपन को, जब हम नया नया सीख रहे थे, नौसिखिया मीन्स नया नया सीखने वाले, तो आप शुरू कीजिए फिर से, हम हैं, अपने आप को अकेला मत समझिए। तो आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि आपके लिए ही हम हैं। अब देखिए,
कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के साथ संगत करने वाले यानी गाने वाले या बजाने वाले कुछ लोग भी होते हैं, उन्हें संगतकार कहते हैं। मुख्य या प्रधान गायक के गंभीर स्वर के साथ अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से जब कोई गाता है तब अधिकांश स्थलों पर वह गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है। लेकिन कवि कहते हैं कि पुराने जमाने से ही ऐसी परंपरा चली आ रही है जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, भाव विभोर हो जाता है अथवा अंतरे की सुर तान की बारीकियों में उलझता हुआ चला जाता है और उसी में रम जाता है। तब संगतकारी स्थायी या टेक को बार बार गाकर समा बांधे रहता है ताकि किसी को ये ज्ञात ना हो कि इनका कुछ गड़बड़ हुआ है संगीत में, या गीत बिगड़ गया है, या ताल या लय भटक गई। ऐसा हुआ तो ऑडियंस तो चिल्लाने लगते हैं। इसलिए संगतकार उस समय बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यहां कवि कहना चाहते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक अपनी सरगम से उत्पन्न होने वाले आनंद से भी परे किसी दिव्य लोक के स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करने लगता है। गाते गाते खो जाते हैं, ना समय का पता चलता, ना ये आभास होता कि सामने कोई है, सुन रहा है, मैं कहाँ हूँ, किसी मंच पर हूँ। उनको मतलब वो खो जाते हैं, पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं। तब क्या होता है, तब उसे बाह्य जगत की सुध नहीं रहती, कोई याद नहीं रहता कि मैं कहाँ हूं। योग साधना की ऐसी आनंददायिनी स्थिति में श्रोताओं को संगीत से जोड़े रखने का काम संगतकार करते हैं। वो अपनी धुन से, अपनी लय से, अपने तरीके से समा बांधे रखते हैं कि पब्लिक यहां से वहां ना हो, नहीं सोचेगी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पब्लिक उठकर जाने लगती है। ठीक है, दर्शकों को खुश रखना बहुत मुश्किल है। किसी के चले जाने के बाद जैसे कोई उसका छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहा हो। कवि आगे यह भी कहते हैं कि संगतकार अपनी टेक से मुख्य गायक को यह याद दिलाता है कि कभी वह भी नया नया सीखने वाला था, चिंता नहीं करना है, हो जाता है। गलतियां, कमियां, भूल चूक सबसे होती है, मनुष्य है ना, तो होनी जरूरी है। गलत कब है, कब कि हम उन कमियों को बार बार दोहराते रहें, उन गलतियों को बार बार दोहराते रहें, तब उसको सही नहीं माना जाता। आज जैसा महान गायक ना था, कभी तो नौसिखिया था, तो अपने आप को ऐसे निराश या हताश ना करें आप, हम हैं, संभाल लेंगे। इस प्रकार वह अपनी आवाज के जादू से उसे उसके बचपन की याद दिला देता है। ठीक है, आप बताइए कि ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी उसमें विशेष क्या है। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि काव्य सौंदर्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। प्रस्तुत काव्यांश सरल, सुंदर, खड़ी बोली में रचित है। अत्यधिक क्लिष्ट शब्दों का डबराल जी ने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है। आराम से बिल्कुल खड़ी बोली, जो आज हम बोलचाल की भाषा में जिस तरह का प्रयोग करते हैं ना, उसी बोली का प्रयोग हुआ है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कवि ने भावों का घट भर दिया है। घट मीन्स घड़ा, भावनाओं का घड़ा भर दिया है उन्होंने। संगीत से संबंधित तान, स्थाई, सरगम आदि शब्द भावों की यथोचित अभिव्यक्ति भी करते हैं। जटिल तानों के जंगल से कवि का उद्देश्य संगीत की अटल गहराइयों से है, अथाह गहराई, क्योंकि संगीत का जादू इतना मनमोहक होता है कि यदि हम सुन लें तो पता ही नहीं चलता, घंटों बीत जाते हैं। प्रस्तुत कविता मुक्तक शैली में अतुकांत रचना है, मतलब राइमिंग नहीं है इसमें, इसलिए आतुकांत, तुक नहीं है, तुकबंदी नहीं है, अतुकांत रचना है। कवि ने मुख्य गायक के साथ साथ उसके सहयोगियों की महत्ता को भी स्वीकार किया है कि कोई भी जो मुख्य गायक हो या मुख्य किरदार हो, अभिनेता हो, नेता हो, सिर्फ वही मुख्य नहीं होते हैं, बल्कि उनके पीछे, पर्दे के पीछे जो रहते हैं वो भी अहम भूमिका निभाते हैं। यदि वो नहीं होंगे तो मुख्य गायक अपने कार्य को सही से नहीं कर पाएगा। देखिए दूसरा काव्यांश, हाँ यहाँ भी देख लीजिए आप। बजाते हुई कुछ मुद्राएं संगीत से संबंधित। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, हाई पिच में जब कोई गा रहा है, जैसे सा नि ध पा म म गा म म पा ध नि सा नि ध पा म म गा म गा म रे मा गा रे सा नि सा सा सा। ठीक है, मोद भरे अति चाब भरे, मन है सबके अब उमंग भरे, गुन 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 गावो रे। ठीक है, तो तार सप्तक में जब गला बैठने लगता है, किसका, मुख्य गायक का, सबके साथ हो सकता है, ये नहीं कि अरे जब गाना नहीं आता था तो मंच पर क्यों आए। ये सब बातें
व्यर्थ की होती हैं। ऐसी बातें कभी भी समझदार व्यक्ति नहीं करते हैं कि जब नहीं आता था तो क्यों आए। नहीं आता तो वो नहीं आते, आता था इसलिए आए हैं सामने। अब परिस्थितियां हैं, गला है, कभी भी साथ छोड़ सकता है। इसका अर्थ ये नहीं लगा सकते हम कि उनको गाना ही नहीं आता है। ठीक, अभी मैंने कहा था ना बेटा प्रीवियस वीडियो में कि एक कागज का टुकड़ा तय नहीं करेगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या आप कुछ नहीं जानते हैं। हो सकता है आपने जो पढ़ा था वही आ गया हो, और हो सकता है आपने जो पढ़ा था वो नहीं आया हो, इसलिए आपके अच्छे नंबर नहीं आए। तो निराश किसी भी स्थिति में नहीं होना है। जब गला बैठने लगे तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हो जाता है। उत्साहित नहीं रह पाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब क्या करें। चेहरे पर हाव भाव एकदम हवाइयां उड़ जाती हैं कि अब क्या होगा। जो मुझे इतना अच्छे से सम्मान लेकर आए हैं, यदि मैंने अपना बेस्ट नहीं किया तो क्या वो मुझे निकाल देंगे, क्या मुझे अगला मौका नहीं देंगे। तरह तरह के प्रश्न कौंधने लगते हैं दिमाग में और मस्तिष्क बोझिल सा हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है एकदम। तो ये हतोत्साह नहीं आना चाहिए। सामने वाले समझदार भी हैं, उन्हें पता है कि परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाने कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, और कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। यहाँ पर संगतकार सहयोगी अहम भूमिका निभाते हैं। जो आपके साथ हैं, जो आपके सहयोगी, अक्सर हम क्या देखते हैं बेटा, मानवीय प्रवृत्ति है कि जो हमारे पास रहता है ना, जो हमारे पास है, हम उसकी कद्र नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते। हमें दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। जहां हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे दोस्त ऐसे हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं हमारे स्कूल में ये सुविधाएं नहीं, वो देखो वो स्कूल कितना अच्छा है। तो ये जो दूर के ढोल सुहावने लगने वाली सोच को हटा दीजिए। हमारे पास जो है बहुत अच्छा है। हम जब तक अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप का आदर नहीं करेंगे, कोई हमारा आदर नहीं करेगा। तो शुरुआत होती है यहीं से, हमसे, हमारे परिवार से, हमारे वातावरण से, हमारे विद्यालय से, और वही हमारी पहचान है। उसके साथ हमेशा डिवोटी रहना है, पूर्ण ईमानदारी के साथ। तो जब गला बैठने लगता है और प्रेरणा एकदम साथ छोड़ देती है, अब ऐसा लगता है कि जो मुख्य गायक है उसका स्वर एकदम बिखर रहा है, राख की तरह। राख ना, जली हुई लकड़ी के बाद जो राख बचती है उसकी तरह। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है, उसको सांत्वना देता है, इशारों ही इशारों में, संकेत ही संकेत में कि चिंता ना करो, हम हैं। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता कहनी चाहिए। यहाँ पर कवि मंगलेश डबराल जी ने सहयोगियों को बहुत अच्छे से यहाँ पर उनका बखान किया है, उनकी प्रशंसा की है, उनकी सराहना की है, उनका आदर किया है, उनका सम्मान किया है। क्योंकि यदि सहयोगी नहीं रहेंगे तो हम अपने कार्य को कदापि अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यदि हम उनको अरे तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं किया, वैसा करना था, तो भाई बाद में कहो ना, लेकिन जब कार्य हो जाए फिर उसकी कमियां बताने में क्या समझदारी। कार्य को करने से पहले समझाइश दे दी जाएगी, ऐसी ऐसी बात है, ये करना है, बेस्ट रहता है। नहीं, हम भी कभी कहते हैं ना कि मैडम ने पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसे लिखना था, और जब लिख दिया तो आप कह रही हैं ऐसा क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो यहां पर वो उसको हिम्मत दिलाता है मुख्य गायक को, और ये कहता है कि निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो, फिर से गाते हैं ना, फिर से शुरू करते हैं। और अब उसकी आवाज में जो एक हिचक, वो भी गाता है, साथ साथ गाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज में एक हिचक रहती है, थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखता है। तो क्या उसकी विफलता समझा जाना चाहिए? क्या उसको अपनी आवाज को पीछे रखना उसकी कमजोरी मान लेना चाहिए? नहीं, कवि ने उसको उसकी मनुष्यता कहा है कि वो अपने ड्यूटी को, वो अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ निभाता है, और अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा कभी नहीं उठने देने देता वो। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुख्य गायक से हमेशा उसकी आवाज़ धीमी ही रहती है, वो भी गा सकता है ऊंची आवाज़ में, लेकिन चूंकि उसको ये कार्य सौंपा गया है कि आप संगतकार हैं, आप सहयोगी हैं, तो वो अपने आप को हमेशा पीछे रखता है। तो इसे उसकी विफलता बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, कदापि नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये तो उसकी मनुष्यता है।
उसकी मानवता है जो वो स्वयं को पीछे रखकर मुख्य गायक का वर्चस्व, मुख्य गायक की सत्ता, मुख्य गायक का जो पहचान है वो दूसरों के सामने बरकरार रखता है। समझ आया? आइए पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब तार सप्तक यानी बहुत ऊंची आवाज, तार सप्तक मीन्स हाई पिच, गाते गाते मुख्य गायक या गायिका का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा लेकर उसे उस निराश हताश अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। लगातार ऊंचे स्वर में गाते रहने से गायक की सांस जैसे उखड़ने लगती है। तब संगीतकार अपनी टेक के द्वारा मतलब अपने सुर को इस तरह से मिला देता है उसकी आवाज में कि लोगों को पता नहीं चलता और संभाल लेता है। उसे यह अनुभव कराता है कि इस अनुष्ठान में वह अकेला नहीं है, डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं, निराश नहीं होना है। कवि यहाँ गायक की आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ कहकर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब उसका स्वर बुझने सा लगता है और पहले वाला उत्साह शेष नहीं रह जाता, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज की सहायता से उसे उबार लेता है। समझ आया? संगीतकार तब उसे मानो सांत्वना देता है कि निराश मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और पहले की भांति पूरे दमखम के साथ दोबारा फिर से गाया जा सकता है। यहाँ कवि एक और संकेत करते हैं कि उस समय संगीतकार की आवाज में एक प्रकार की झिझक साफ सुनाई देती है। क्यों? मानो वह संकोच के साथ गा रहा हो। अब इस तरह से उसका संगीतकार की आवाज में एक प्रकार की झिझक साफ अनुभव की जा सकती है, मानो वह संकोच के साथ गा रहा हो, ताकि उसका स्वर मुख्य गायक या गायिका के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। वह हमेशा अपनी आवाज को नीची रखता है। कवि कहते हैं कि उसके ऐसा करने का मतलब उसकी असफलता या कमजोरी नहीं है, बल्कि वह तो मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है, उसका सम्मान बनाए रखना चाहता है और इसीलिए वो अपनी आवाज को धीमी कर लेता है। ठीक है, इसी को कवि ने उसकी मानवता और महानता बताया है। ये है संगीतकार, ये है सहयोगी जो स्वयं को पीछे रखकर मुख्य गायक का मान सम्मान ऑडियंस या दर्शकों के सामने हमेशा बनाए रखते हैं। आशा करती हूं आपको कविता समझ में आई होगी, साथ ही साथ उसमें जो मूल्य हैं, जो शिक्षा है वो भी आपको समझ में आई होगी कि जो भी सहयोगी, हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व क्यों ना हो, हमें हर एक व्यक्ति का सम्मान करना है, वो भी दिल से। ये नहीं कि सामने आ गए तो जयराम जी की नमस्कार और पीछे उसकी निंदा करने लगे। अरे वो कोई ऐसा है, मतलब हम छोटे हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे जो भी बड़े हैं सबका आदर सम्मान करना है, छोटों से प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक बर्ताव करना है, बराबरी वालों से बहुत अच्छे से बात करना है। यदि आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा तो बेटा कभी भी आपको अकेलापन महसूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यवहार कुशल रहते हैं ना वो हर जगह अपनी पहचान बना लेते हैं। ठीक है, अब विशेष क्या है इसमें? मुक्त छंद और अतुकांत शब्दों में कवि ने रचना की है। इसमें सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जिसमें प्रतीकात्मक शब्दों जैसे प्रेरणा, साथ छोड़ना, उत्साह, अंधोना आदि का सुंदर समुचित प्रयोग भी हुआ है। कवि ने अति साधारण संगीतकार के महत्वपूर्ण योगदान की भरपूर सराहना की है, जिसको अक्सर कोई नहीं देखता, जिसकी तरफ अक्सर कोई ध्यान नहीं देता, उन संगीतकारों को भी कवि ने यहाँ पर मुख्य मेन स्ट्रीम में शामिल किया है। भावानुकूल प्रतीकों का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, समझ आया? चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। ठीक है बेटा, चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब देखते हैं कवि ने किस तरह के प्रश्न यहाँ पर रखे हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व प्रश्न को समझना होगा। यस, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं? क्या सिर्फ संगीत से संबंधित या और भी कुछ विषय हैं? संगीतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत करना चाहते हैं। सहायक कलाकार अपनी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये उनकी महानता है, ये उनकी मनुष्यता है, इसलिए हमेशा हम सबको उनको आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। दूसरा प्रश्न, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? संगीतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्मों में अनेक सह कलाकार और स्टंटमैन होते हैं। नृत्य के क्षेत्रों में अन्य सह नर्तक भी होते हैं।
भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर होते हैं, राजनीति के क्षेत्र में सहायक उपनेता और कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, तो हर फील्ड में होते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक और गायिकाओं की मदद करते हैं? संगतकार निम्नलिखित रूपों में संगतकार की मदद करते हैं। सॉरी, देखिए यहां पर है संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक, ठीक है, मुख्य गायक, गायक या गायिका की, ठीक है, ये मदद करते हैं। वे आवाज और गूंज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ा देने का काम करते हैं। साथ ही साथ जब मुख्य गायक गायन की गहराई में चले जाते हैं तब वे स्थायी पंक्ति को पकड़कर मुख्य गायक को वापस मूल स्वर में लाते हैं। साथ ही साथ वे मुख्य गायक की थकी, टूटती बिखरती आवाज को बल देकर उसे अकेला होने या बिखरने से भी बचाते हैं। बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं संगतकार। भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको कविता की जो पंक्तियां हैं उनका भाव स्पष्ट करना है और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बहुत सही कहा है, बहुत सही। ठीक है, एक आपने कविता पढ़ी है, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत स्वर्ग धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मतलब मजदूर है या कोई भी संगतकार है, वो अपना कार्य इतनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करता है, कितना कम लेकर वो हमें कितना अधिक दे पाते हैं, तो कम से कम हमें उनका सम्मान तो करना चाहिए। संगतकार जब गाता है, अब देखिए उनकी आवाज़ में हिचक क्यों सुनाई देती है? क्या उनकी हिचक उनकी कमज़ोरी है या उनकी मतलब उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अच्छे से गा पाएँ? संगतकार जब गाता है तब उसकी आवाज़ एक स्पष्ट रूप से एक घबराहट सी सुनाई देती है। वो होता है अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से कभी ऊंचा ही नहीं उठने देता, क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे अपनी आवाज़ को कम रखना है। अपनी आवाज़ में थोड़ी सी हिचक भी सुनाई देती है उसको, क्योंकि वो मुख्य गायक की सत्ता को, मान को, सम्मान को बरकरार रखना चाहते हैं। कवि के अनुसार इसे संगतकार की असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि संगतकार अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है, परंतु मुख्य गायक की आवाज का महत्व बरकरार रखने के लिए वो ऐसा करता है, अर्थात अपनी आवाज में हिचक या थोड़ा सा संकोच रखता है। यह संगतकार की महानता का परिचय है। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो कि जिसमें तरह तरह के लोग उनका सहयोग देते हैं। बताइए। हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, संगीत के क्षेत्र में तो है ही, और भवन निर्माण में, राजनीति में, फिल्मी दुनिया में, हर एक को सहयोग की आवश्यकता पड़ती ही है। सहयोग की नीड सबको रहती है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते ही हैं। एक प्रसिद्ध गायक के पीछे उसमें संगीत निर्देशक, गीतकार, संगीत देने वाले, सहगायक, निर्माता जैसे लोगों की भूमिका अहम होती है। उसके प्रसिद्धि में इन सब की मेहनत भी शामिल होती है या सम्मिलित होती है। अतः हमें हर एक के प्रति कृतज्ञ, पता है ना बेटा, मैं बार बार ये शब्द बोल रही हूँ, आपको पता है ना कृतज्ञ मीन्स क्या होता है? कृतज्ञ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। कृतज्ञ मीन्स उपकार मानने वाला। हम किसी का आभार प्रकट कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी कोई सहायता करे तो हमें दिल से धन्यवाद दें उसको कि शुक्रिया, थैंक यू सो मच, है ना। इस तरह से ये हुआ हमारी कृतज्ञता। इसी का विलोम क्या होता है? कृतज्ञता। कृ आधा घ न, कृतज्ञ। अब कभी कभी बच्चे ऐसा हा भी बनाते हो आप लोग, ऐसा कभी हा मत बनाया करो, ये हा नहीं होता है। हा हमेशा इस तरह से बनाया करो आप, क्योंकि यदि हा में बड़ा की मात्रा लगी तो ये घा बन जाता है। तो कभी भी जब आप परीक्षाओं में लिखें या मात्राओं को भी आप इस तरह से लगा देते हैं, ऐसा ना लगाएं। मात्राओं को हमेशा आप मोड़ कर ही लगाएं। मात्रा इस तरह से होती है, ये तो क्या है, ये तो कुछ भी लाइन खींच दी आपने। तो कुछ शब्दों को, जैसे खा, बता दे रही हूँ आपको, खा लिखते समय बहुत से बच्चे ऐसा कर देते हैं, ये हो गया खा, कहाँ लग रहा है ये खा, ये तो र और वा लग रहा है। खा बनाने के लिए आप पेन उठाना ही नहीं है, आपको पेन मत उठाइए, खा बन गया। एक हैबिट डालिए, ये बन गया खा। खा
हा हा। यदि ऐसा हा बनाएंगे तो नहीं लगता, और ऐसा अधिकतर बच्चे बनाते हैं, तो अब आप ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले, बिल्कुल संगीत देने वाले निर्माता निर्देशक अहम भूमिका होती है। इसके सबकी मेहनत को शामिल किया है कवि ने। यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छे से हर एक व्यक्ति के कार्य को सराहा है, साथ ही साथ उनके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की है, ठीक है। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। विशेष भूमिका कि जब तार सप्तक में कोई भी गीत, कोई भी कविता, जैसे यदि हम होंगे कामयाब है, ठीक है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और भी कई सारे गाने हैं। जब कभी हाई पिच में जाते हैं या तार सप्तक में जाते हैं तो स्वर टूटने से लगता है, बिखरने से लगता है। आपने पाठ्य पुस्तक में कविताएं सुनी होंगी, कविताएं पढ़ी होंगी, बहुत सारी आपने ऐसे गीत सुने होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे गीत हैं। एक और वो है ना, ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। अब जो पंक्ति गाने जा रही हूँ वो तार सप्तक में। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे, तुझको महसूस हो या कि ना हो, पार तुझको वही तो उतारे, पार तुझको वही तो उतारे, ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। तो संगतकार जब तार सप्तक में मुख्य गायक का गला बैठने सा लगता है, रुंधने सा लगता है, ऐसा लगता है कि अब नहीं गा पाऊंगा मैं, तो उस समय संगतकार बड़ी भूमिका अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाते हैं। और सांकेतिक भाषा में कह देते हैं कि निराश ना हो, क्योंकि गाते गाते कभी नज़र यहाँ भी जाएगी, कभी संगतकारों की तरफ भी जाएगी, तो वो अपनी मतलब सांकेतिक भाषा में संकेत से कह देते हैं कि चिंता ना करो बॉस, हम हैं, संभाल लेंगे, फिर से शुरू कर देंगे, क्या हुआ, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो यहाँ यही प्रश्न पूछा है कि कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई में पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता सा नजर आ जाता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की आपको भूमिका बताना है कि क्या है। जब मुख्य गायक का गायन तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचता है तब उसके स्वर बिखरने लगते हैं, शक्ति समाप्त होने लगती है, और जब कुछ ऐसा होता है तो उत्साह डाउन हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें, कोई क्या कहेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जस्ट लीव दैट कुछ नहीं सोचना है, बस हो रहा है ना, कोई बात नहीं। जैसे देखिए ट्रैफिक बहुत होता है रोड पर, और हम जल्दी से भागकर चले जाएंगे तो जो सामने वाला आ रहा है नहीं पता चल पाएगा कि हमें जाना है। हाँ, यदि यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही, यहाँ से भी, तो हम बीच में खड़े हो जाएं, वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, उस समय हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक, यदि तार सप्तक में गला बैठने लगे या कुछ होने लगे तो हमें आराम से अपने ढांढस को, अपने उत्साह को बरकरार रखना चाहिए, निराश नहीं होना है। सफलता असफलता जीवन का चक्र है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया है कि शक्ति समाप्त होने लगती है, ऐसे समय में संगतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहरा कर इस बिखराव को संभालता है, फिर से वही ट्यून बजा देते हैं, फिर से वही राग हो जाता है, ताकि जो गा चुका है वो फिर से गा देते हैं ना। क्या हुआ, कोई ये तो नहीं कहेगा कि आपने दोबारा क्यों गाया, भाई यही था हमारी। जैसे हाँ ओके, बहुत अच्छी बात याद आई है, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप कोई कहानी, कविता या स्पीच दें मंच पर, बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना,
तो अपने आप को, जैसे आप, ठीक है पेपर में तो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि अब हम 10th में आ गए, पेपर में पढ़कर स्पीच देंगे तो फिर अच्छा मज़ा नहीं आएगा, कहेंगे पेपर में पढ़कर देख कर बोल रहा है 10th क्लास का बच्चा। तो आपने अच्छे से पढ़ ली, स्क्रिप्ट जो भी थी वो पढ़ लिया, पेपर को रख दीजिए साइड में, क्योंकि यदि पेपर हमारे उस पर रहेगा, पोडियम पर भी रहेगा ना, तब भी हम उसी पर निर्भर रहेंगे। हटा दीजिए या बिल्कुल पॉकेट में रख दीजिए बंद करके। आप खुद पर विश्वास कीजिए कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है, यस मैं कर दूंगा, आई कैन डू इट। अब ऐसा हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं बीच में कुछ शब्द आप भूल जाएं। अब जो सामने ऑडियंस है उसको क्या पता कि आपकी स्क्रिप्ट क्या थी, कौन सा शब्द आप भूल रहे हैं, कौन सा नहीं भूल रहे हैं। नया शब्द जोड़ दो ना बेटा नए सिरे से शुरू कर दो ना, रुकना नहीं है, मतलब फ्लुएंसी बनी रहना चाहिए। उसी में आपकी वाहवाही होगी, तालियां बजेंगी। ध्यान रखना इस बात को कि जब कभी मंच पर ऐसा कुछ हो जाए तो बोल दो खुद के मन से, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं जानता कि स्क्रिप्ट में था क्या। जब कुछ पता ही नहीं था तो हम दूसरों को अपनी कमी क्यों बता दें कि ये कमी हो गई मुझसे और अब नहीं गाते बन रहा है या नहीं बोलते बन रहा है। बोलते जाओ, बस कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए। और आप देखना, आप ऐसा करके देखना, आप वाहवाही पाएंगे, प्रशंसा होगी आपकी। लेकिन यदि आप कहीं रुक गए, घबराहट में रुक गए, तब तो फिर लगता है अरे क्या है, स्कूल का कैसा बच्चा है, टीचर भी कहेंगे जब रुक गए थे तो क्यों गए थे मंच पर, ये सब सुनना पड़ता है हमें। तो यदि हम कुछ शब्द भूल गए हैं तो दूसरे शब्दों को जोड़ दीजिए। कुछ तो हम, इतना माइंड है ना अब हमारा विकसित कि हम उससे संबंधित कुछ और बोल दें, तब तक याद आ जाएगा। कोई कहावत बोल दीजिए, कोई बिल्कुल सामने जो ऑडियंस है उसको कुछ कह दीजिए कि हाँ 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 मैं आप ही से बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ, बहुत सही, मुझे इस तरह के श्रोता मिल गए, मैं धन्य समझती हूँ खुद को। ठीक है, तो ये जो कला है अपने अंदर आपको निखारना है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। अक्सर ऐसा होता है, सफलता के चरम शिखर पर, बिल्कुल शीर्ष पर, टॉप पर पहुंचने के बाद, अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है। मान लीजिए आपके कभी 50% आए, आप निराश हुए, आपने और मेहनत की, 70% पर पहुंच गए, आप अभी भी आपको और करना है, आप 90% तक पहुंच गए, बड़ी अच्छी बात की। अब आप 99 तक पहुंच गए हैं, 99.9 तक पहुंच गए हैं। अब वहां तो पहुंच गए हैं, अब वहां पर बने रहना बहुत कठिन है। सफलता प्राप्त करना आसान होता है क्योंकि मेहनत करते जाएंगे सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता के शिखर पर बने रहना मुश्किल, क्योंकि और भी हैं, आप औरों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, और वो वहां से यदि ऊपर चला जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मैं नीचे चला गया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब अब कंपटीशन करना है आपको, खुद के साथ आपको स्पर्धा या प्रतियोगिता करना है, अनुस्पर्धा स्वयं के साथ। ये मत सोचो कि वो कर रहा है इसलिए मुझे करना है। तो टॉप पर बने रहना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए चाहिए संतुलन, बैलेंस। यदि हम टॉप पर पहुंचकर, शीर्ष पर पहुंचकर अपने आप को समझने लगे कि अरे अब तो मैं बिल्कुल इस दुनिया को, गोल है ना, मैं चपटी करके दिखा दूंगा, ये आसमान है ना, इसको नीचे उतार के दिखा दूंगा, अब मुझसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अब हर चीज बिल्कुल मैं कर दूंगा, तो ये डींगे मारना हो जाएगा। वहां पर आप पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत को सलाम करते हैं हम, और आपके जज्बे को भी सलाम करते हैं हम। लेकिन अब यदि अहंकार जैसा भाव आपके मन या मस्तिष्क में आया तो वहीं से आपका स्किल डाउन होना शुरू हो ही जाएगा, और जब डाउन हो जाते हैं तो हमारा मोरल, हमारा सब कुछ नीचे गिरता और बिखरता नजर आता है, और हम फिर ऐसे हो जाते हैं राख की ढेरी की तरह। ठीक है, कितनी भी ऊंचाई पर हम क्यों ना पहुंच जाएं, हमें अपने साहस को, अपने विश्वास को हमेशा बरकरार रखना है। अहंकार, घमंड से कोसों दूर रखना है खुद को, कभी भी ऐसी बातों को नहीं भटकने देना है। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, जलन, इनको दूर रखिए, क्योंकि जलन जब होती है, किसी व्यक्ति को किसी से जलन हो रही है, मान लीजिए ए है, इसको बी से हो रही है जलन, ए को हो रही है जलन, किससे? बी से। अब बी को तो नहीं पता ना कि ये जलन हो रही है, इसको जल कौन रहा है? ए धधकता जा रहा है, धधको भाई, क्या फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? हमारा ही ना। तो ये जो भावना है, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कदापि स्थान मत देना, बिल्कुल नहीं देना है। मैं नहीं देती हूं, मेरे माइंड में ये नहीं है बेटा शब्द,
इसलिए आपसे इतने भरोसे के साथ बात करती हूं और इतने अच्छे से मैं आपको बता देती हूं, ठीक है। तो बिल्कुल हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जिया करेंगे आप, जीवन को अच्छे से यापन करना है, पढ़ाई करिए, मन करिए बस अच्छे से कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें पूर्ण समर्पण दीजिए तब, और सफलता के पीछे भी नहीं भागना कि हमें सफल होना है, सफल होना है, सफल होना है, चाहे कुछ भी हो। नो, कार्य करना है, कर्म करना है, ईमानदारी से करना है, लगन से करना है, मेहनत से करना है, पूर्ण श्रद्धा से करना है। हर एक काम में श्रद्धा, पवित्रता जरूरी है। सुना है आपने, सुना है ना, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो इस सिद्धांत को अपने जीवन में बसा लीजिए, बिठा लीजिए, हिलने मत दीजिए, बस उसको कसकर पकड़ के रखिए और फिर सारी चीजें आपके पीछे आएंगी ही आएंगी, ठीक है। सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी हौसला, साहस और उत्साह बढ़ाकर उसे संभाल लेते हैं, उनकी कमियों को बताते हैं और हो सके तो उन्हें ठीक करते हैं, पिछली असफलता को भूलने में मदद करते हैं और आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। कभी कोई हमसे कह दे कि अरे तुमने ये काम अच्छे से नहीं किया, तो उसको नेगेटिव मत लीजिए। सुना है ना आपने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। हमेशा जो आपकी कमियां बताते हैं ना उनके पास रहिए, क्योंकि जो प्रशंसा 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 तारीफ तारीफ करते रहेंगे आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। यदि कहीं आपकी कोई कमी बता रहा है तो मन से, दिल से थैंक यू बोलते जाइए उसको, कि कम से कम उसकी कमी बताने से आपकी एक कमी तो दूर होगी। कोशिश तो करेंगे आप, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। आशा करती हूं कविता भी समझ में आई होगी, साथ ही साथ प्रश्न अभ्यास भी आपको समझ में आया होगा। जहां कहीं जिस भी प्रश्न में इतना सा इतू सा भी यदि आपको कोई डाउट लगता है फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये ना केवल कविता हमारी 10वीं परीक्षा में पास होने में सहायता करेगी बल्कि हमें हमारे जीवन जीने में भी सहयोग देगी, क्योंकि इसके अंतर्गत कवि ने इतनी सारी बातों को शामिल किया है जो हर एक व्यक्ति के लिए अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन बातों को शामिल करते हुए मैं आपको हर एक बात और विस्तृत रूप में बता देती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और साथ ही साथ जो भी आप कार्य करते हैं वो पूरी ईमानदारी से भी करते हैं। क्या पूछना है बताइए। अच्छा, डायरेक्ट वीडियो कैसे देखें मैडम, बता देती हूँ। देखिए बेटा, जो आपके हाथ में डिवाइस है, लैपटॉप होगा, मोबाइल तो सबके पास होगा, नहीं है, नहीं दिलाया कोई बात नहीं, मम्मी के पास होगा, पापा के पास होगा, ठीक है। अब जिसके पास भी मोबाइल है उसमें आपको सबसे पहले टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। स्वागत करता है आपका मैग्नेट ब्रेन्स, और मैग्नेट ब्रेन्स आपका दिल से हमेशा स्वागत करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए ही तो लाया है 100% एजुकेशन फ्री। अब मान लीजिए आपको अपनी ही क्लास 10th का सीबीएसई इंग्लिश मीडियम संबंधी कोई वीडियोस देखना है, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम की वीडियोस देखना, या फिर चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देखना, एनटीएससी ओलंपियाड परीक्षाओं के वीडियोस देखना, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप भाग लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अति उत्तम बात है कि आप ना केवल कक्षा या जो जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उसी पर फोकस्ड हैं, बल्कि आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इच्छुक हैं। बहुत बढ़िया। इसी तरह से तो क्या यूपी बोर्ड संबंधी आपको जानकारी चाहिए, या फिर JAIIB या CAIIB की वीडियोस देखना है आपको, कौन सी प्रतियोगी परीक्षा चाहिए, सब कुछ मिलेगा आपके लिए यहाँ पर। तो बेटा जो भी आपको देखना है जस्ट आप उस पर क्लिक कर दीजिए, बस क्लिक करते ही आप जादू छू मंतर, यस, आपके सामने आ जाएगा। क्या देखना है जल्दी बोलो। हिंदी मीडियम, ओके, सीबीएसई हिंदी मीडियम, क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपके सामने आ गए हैं आपके टीचर्स और वीडियोस। कौन सा सब्जेक्ट देखना है आपको बताइए। क्या आप भौतिक विज्ञान अर्थात बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स गणित क्या पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश के वीडियोस देखना है, हिंदी के वीडियोस देखना है, सामाजिक विज्ञान के वीडियोस देखना है, क्या देखना है बताइए। हमें तो हिंदी वीडियो देखना है मैडम। अरे वाह, आइए आइए, बिल्कुल हिंदी वीडियो पर चलते हैं। हिंदी वीडियो पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया आपके लिए आ जाएगी हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। क्या क्या आएगा देखिए। यहाँ पर देखना क्या है आपको, क्या आप संपूर्ण सीबीएसई और एनसीईआरटी में जो पाठ्य पुस्तक शामिल हैं उनको देखना चाहते हैं, सिलेबस देखना चाहते हैं कि उन जो बुक्स हैं हमारी उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल देख सकते हैं। क्या आप विषय का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हैं, या फिर सभी अध्याय का क्रमानुसार सार देखना चाहते हैं, समरी, किसी भी पाठ का सार या कविता की व्याख्या, क्या देखना है आपको, या फिर एनसीईआरटी समाधान,
प्रश्न अभ्यास देखना है जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे है, या फिर संपूर्ण अध्याय का वीडियो, हमें एकदम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, भाई जो आपको चाहिए हम है ना, मैं हूं ना, मैग्नेट ब्रेन्स है ना, आइए तो आप, ठीक है, क्या चाहिए बताओ। हाँ ओके, क्या कह रहे हैं आपकी मैडम, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देखेंगे, क्या बात है, स्मार्ट। आइए, अब आप यहाँ आए, पाठ्यक्रम पर क्लिक किया, पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही आपके सामने पाठ्यक्रम अर्थात आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण सिलेबस कि क्या है, कौन सी बुक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, काव्य खंड में कितने चैप्टर्स हैं, गद्य खंड में कितनी कहानियां, संस्मरण, रिपोर्टाज, क्या 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 है, सब कुछ इस वीडियो में। अब 4 पुस्तकें हैं 10वीं में, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित 4 पुस्तकें। ओहो, डरना नहीं है बच्चों, चारों की चारों पुस्तकें आप अकेले को नहीं पढ़नी है। यदि आपके स्कूल में कोर्स ए चलता है तो कोर्स ए में 2 पुस्तकें हैं, कौन कौन सी, क्षितिज और कृतिका। ठीक उसी तरह से यदि आपके स्कूल में कोर्स बी चलता है तब भी आपके पास 2 पुस्तकें हैं, एक है स्पर्श, दूसरी है संचयन। तो जो क्षितिज है वो मेन पाठ्य पुस्तक है, कृतिका है सप्लीमेंट्री रीडर, पूरक पाठ्य पुस्तिका, ठीक है। उसी तरह से स्पर्श मुख्य पाठ्य पुस्तिका, पूरक पाठ्य पुस्तिका। अब आप पूछ रहे हैं मैडम इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, क्या इसमें कविताएं भी हैं, दोहे भी हैं, आत्मकथ्य भी है। मैं नहीं बताऊंगी, वीडियो देखना पड़ेगा आपको। कृतिका में क्या है, कहानियां हैं, क्या कविताएं हैं, नहीं नहीं बहुत सारा कुछ है, क्या वीडियो में पता चलेगा। आप इस वीडियो को देखेंगे, जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे तो आप स्वयं कमेंट करके लिखेंगे कि मैडम सच में आपने जो कहा था वही है। थैंक यू मैग्नेट ब्रेन्स, आप खुद कहेंगे, मेरे कहने पर नहीं कहेंगे, आप दिल से, आपके दिल से आवाज आएगी ये कि सच मैडम आपने जैसा कहा था वैसा ही है, क्योंकि हम जो कहते हैं वही हम करते हैं, ठीक है। वीडियो देख लिया आपने, बहुत अच्छे से देख लिया, बस एक रिक्वेस्ट और ऑर्डर समझ लीजिए, आपकी लाली मैडम ऑर्डर भी दे सकती हैं कि करना क्या है मेरे बच्चों, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। जितनी अधिक आप शेयर करेंगे उतना अधिक हमारी रीच बढ़ेगी ना, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, हमारा संबंध और प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। और एक बात बताऊं कि मैग्नेट ब्रेन्स सभी बच्चों के लिए क्लास 6 to 12 स्कूल एजुकेशन के ऑनलाइन वीडियोस 100% फ्री देता है, और वो केवल दे नहीं रहा है, भविष्य में भी देगा। कभी भी आपसे हम ये नहीं कहेंगे कि बस 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 अब पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, उसके बाद हम अपने वीडियोस दिखाएंगे, नो वे, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नेवर, ठीक है। तो आप ये विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हम आपके साथ, आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे तो बिल्कुल हमारा जो संबंध है और स्ट्रांग होता जाएगा। तो बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।